नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 13 साल बाद गुजरात अशांत है। विरोधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल फेल हो गया है। इस सब के पीछे जो एक शख्स है वो सिर्फ 22 साल की उम्र का नौजवान है। जी हां, हार्दिक पटेल। इस नौजवान के समर्थक उसे छोटा पटेल कह रहे हैं। क्या है इस छोटे पटेल का बड़ा खेल? आमने सामने में आज खुद हार्दिक पटेल तमाम सवालों, आरोपों और आशंकाओं का जवाब देंगे। स्वागत है आपका हार्दिक। थैंक यू। हार्दिक, ये बताइए कि गुजरात का मॉडल बीजेपी ने बड़े जोर शोर से पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है हर जगह कि गुजरात का मॉडल देखिए, मैंने गुजरात को कितना विकसित किया, कितना समृद्ध बनाया, हर जगह इसे लोकप्रिय बनाया है। लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं बार बार कि आपकी हरकतों के कारण गुजरात की छवि को जबरदस्त धक्का लगा है। हमने कहाँ से हमारी हरकत दिखाई दी आपको? हमने तो जो काम किया है बच्चों के भविष्य के लिए किया है, युवा की पीढ़ी के लिए किया है। और मॉडल की बात है तो गुजरात में अच्छा मॉडल हुआ है, लेकिन ये रोजगार की बात हुई है, ये आरक्षण की बात है। इसमें मॉडल या आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो अहमदाबाद में, सूरत में, राजकोट में जिस तरीके से जलाए गए पुलिस का जो पूरे गुजरात में वो क्या एक अच्छा गुजरात को अच्छी तरीके से पूरे देश के सामने या पूरे संसार के सामने पेश करता है? ये गुजरात में जो भी हुआ है वो पुलिस, गवर्नमेंट और गुंडों की वजह से हुआ है। पुलिस ने घर में जाके बच्चों को मारा है, गाड़ी के कांच तोड़े हुए हैं, गाड़ी जलाई गई है। माँ बहनों को बोला है आरक्षण चाहिए तो माँ बहनों को भेज दीजिए, ऐसे वर्ड्स ये पुलिसों ने निकाले हैं। और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ बदतमीजी की है पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात की पुलिस सर में से झुकी हुई है। लेकिन आपकी भी जो आपने जो उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, आपने जिस तरीके से आंदोलनकारियों को भड़काया, उसे आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? कौन सा ऐसा वर्ड्स है मैडम जी के हमने आंदोलनकारियों को भड़काया है? आपने उत्तेजना तो भरी उनके अंदर। खुलेआम आप आनंदीबेन पटेल को चुनौती दे रहे थे। इस तरीके से लग रहा था कि आप उनकी सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी गलती की है? हाँ, तो उसमें कौन सी गलती है? आनंदीबेन हमारी वजह से बैठे हुए हैं वहाँ पर। हमने प्रतिनिधि बनाया है उन लोगों को, उसमें कोई गलती नहीं की ना। और हम हमारे हक के लिए उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मान लो वहाँ कोई सरकार ही ना हो, भाजपा या कांग्रेस, तो बात किससे करेंगे? जो है उसी का नाम लेकर बात करेंगे ना। एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि आनंदीबेन, तो क्या आनंदीबेन सिर्फ पटेलों की रिप्रेजेंटेटिव है? अरे वो बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, इतने साल तक नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर मंत्री रही हुई है। आपने उनको एक राज्य के नेता को एक पटेल का नेता बना दिया है। मैडम जी, पहले वो पटेल है, पहली बात। दूसरे नंबर पे वो मुख्यमंत्री है गुजरात के, और तीसरे नंबर पर वो किसी पार्टी के मेंबर है। ठीक है, पहली बात कि उनका जन्म इस पटेल परिवार में हुआ है, तो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी बातों को उन्हें गौर करना चाहिए, हमारी बातों को समझना चाहिए। दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री है तो बच्चों पर मारने के ऑर्डर नहीं दिए करते। वो शूट एंड साइड के ऑर्डर दिए, लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए हैं उन लोगों ने। लेकिन अभी बात करते तो बोल रहे हमने तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया। तो कैसे ऐसे पुलिस ठोक देती है बच्चों को? मतलब गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है पुलिस पर, ऐसा होता है। आप ये बताइए कि अराजकता फैलाएं आप, और सरकार अगर उसे कंट्रोल करना चाहे तो आप कह रहे हैं कि बच्चों को मार रहे हैं। भाई, आपकी तरफ से भी तो कुछ गलती हुई होगी, आप अपनी गलती तो माने। पूरा कार्यक्रम 25 अगस्त का मैडम जी आपको मालूम नहीं है? 25 अगस्त का पूरा कार्यक्रम आपको मालूम नहीं है? पिछले 60 दिनों से जो गुजरात में हो रहा है वो आपको मालूम नहीं है? 58 डे हो गए, सभी जगह पर रैलियां हुई, सभी जगह पर सभाएं हुई है। एक भी जगह पर विसनगर को बात करके कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। 25 अगस्त को ये पूरा इतिहास देख रहा था, पूरा भौगोलिक का देश देख रहा था कि गुजरात के अहमदाबाद में क्या हो रहा है।
25 लाख लोग जब जीएमडीसी ग्राउंड पर बैठे हो तो जरूरी है कि दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन जीएमडीसी का ग्राउंड होता है। शाम को 4 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक है। शाम के 4 बजे के बाद हम अनशन पर बैठते हैं कि चलो भाई अहिंसा के मार्गों पर, गांधी के मार्गों पर अपना आंदोलन चलाए। हम बैठते हैं। पुलिस को आईबी ने रिपोर्ट दिया था गवर्नमेंट को कि हार्दिक पटेल की धरपकड़ न होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होने वाला है। फिर भी पुलिस ने खुलेआम रामलीला मैदान की तरह रामदेव जी पर जिस तरह से लाठी बरसाई थी, उसी तरह पटेलों के बच्चों पर लाठी चलाई गई। हमें वहां से अरेस्ट किया। उसके बाद पूरे गुजरात में जो हुआ दंगा, चलो वो होने दो, साइड में रखते हैं। रात को 11:30 बजे मैं अपील करता हूं पूरे गुजरात को कि भाई पूरे गुजरात में शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी मान गए, घर में जाकर बैठ गए। रात को 2:30 या 3 बजे पुलिस आती है, सोसाइटी में घुसती है, गाड़ी के कांच तोड़ देती है पत्थर मारकर। बच्चे जो सोसाइटी के अंदर जहां पर बैठे सबको मार मार कर ले जाया करते हैं। मैडम जी 3 लोगों की मौत कस्टडी में हो चुकी है। मतलब जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस ने जिस प्रकार मारा है बच्चों को, आपको नहीं मालूम। माँ बहनों को बुलाया, आरक्षण चाहिए तो भेज दीजिए। ऐसी बातें यहाँ पर हुई है। भाषण सुन लिया, लेकिन एक बात बताइए आप हार्दिक पटेल कि अभी 2 महीना पहले तक हार्दिक पटेल कौन है इसे कोई नहीं जानता था। गुजरात में हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे। सडनली आप इतने बड़े तरीके से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं पिछले 58 दिन से मैं वहां रैलियां कर रहा था, मैंने इतने लोगों को जुड़ाया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज आप देश में सुर्खियों पर है, ऐसा आपको जन समर्थन आज कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है, तो इसके लिए तो बहुत सारे नेताओं को बहुत इंतजार करना पड़ता है। ऐसा हार्दिक पटेल में क्या है कि इतने ज्यादा लोगों को आपने मोबिलाइज कर लिया? एक बात। दूसरी बात, हार्दिक पटेल, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हार्दिक पटेल के पीछे कौन है? पहली बात हम बोल लेते हैं कि हम अभिमानी नहीं है, हम स्वाभिमानी नहीं है। पहली बात, हम में खुमारी है, खुददारी है, दिलेरी है, अमीरी है, और इसी वजह से लोगों को प्यार करते हैं, लोगों की हर बात को सुनते हैं, लोगों के लिए दौड़ते हैं। हम आज से या 58 दिनों से नहीं है, हम 2012 से 31 अगस्त से सरदार पटेल जन्म जयंती जब हुई थी 31 अक्टूबर से, तब हम ये पाटीदार समाज के लिए दौड़ते आए हैं। बहन बेटियों की रक्षा की है, किसानों की रक्षा की है। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे कैसे नेता। हम नेता नहीं है, पहली बात, हम लीडर है। हम नेता बनना भी नहीं चाहते और हमें ऐसी क्या सेलिब्रिटी भी नहीं बनना कि लोगों हमें देखे। हमें तो अच्छी बात है लोगों को समक्ष रखना है कि हम सही है, हमारा समाज सही है और उसे सही हक मिलना चाहिए। अच्छा, तो ये तो बता दीजिए कि आपका सपोर्ट बेस जो है, आपके पीछे में कौन लोग खड़े हैं? बहुत लोग कहते हैं बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर हाथ है, पीछे बहुत लोग आपके चल रहे हैं। कोई कुछ सपोर्ट करता है, कभी कोई आरएसएस का नाम ले रहा है, कोई वीएचपी का नाम ले रहा है, कोई परवीन तोगड़िया का नाम ले रहा है। आखिर यहाँ तो खुलासा कर दीजिए कि आपके साथ में कौन पीछे खड़ा है? पहली बार आपके इस शो में बता देता हूँ मेरे पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे पूरे हिंदुस्तान से 27 करोड़ कुर्मी पाटीदार समाज खड़ा है। मैं तो सिर्फ पाटीदार समाज में पैदा हुआ हूँ, सरदार को भगवान मानता हूँ, बाला साहेब ठाकरे को आदर्श मानता हूँ, उसी से चलता है ये पूरा आंदोलन। मतलब आप अपने आप में एक बाला साहेब ठाकरे और सरदार पटेल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं क्या? सरदार पटेल हमारे भगवान है और बाला साहेब ठाकरे की ताकत, बाला साहेब ठाकरे की विचार शक्ति, बाला साहेब ठाकरे की निर्णय शक्ति, उसी में से कुछ इस आंदोलन से कुछ हमने सीखा है। बाला साहेब ठाकरे जब आंदोलन करते थे ना, जो मराठी वाला, तब उसमें से कुछ हम इस समाज के लिए सीख रहे हैं। नहीं, पर एक बात बताइए, प्रवीण तोगड़िया के साथ आपकी एक फोटो भी वायरल हुई है, तो कहीं ना कहीं तो कोई तो रिश्ता होगा ना? हमने तो जिस प्रकार प्रवीण भाई जो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देश के लिए काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनसे मिले होंगे, उसमें कोई बड़ा रिश्ता नहीं निकलता ना। और पूछ लीजिए प्रवीण भाई को कि प्रवीण भाई आप हार्दिक को जानते हैं? वो बोलेंगे कौन सा हार्दिक? हाँ, शायद बोलेंगे वो है अनामत वाला, तो उन्हें पता चल जाएगा। बाकी कोई मेरा खून का रिश्ता नहीं है, ना नजरों का रिश्ता है, ना आंखों का रिश्ता है, ना हाथों का रिश्ता है। सिर्फ देखिए ये रिश्ता क्या होगा, ये तो फोटो है। चलो, एक बात है हार्दिक की ये रिश्ता क्या होगा वो तो बाद में खुलेगा,
क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि हम तो राजनीति में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो राजनीति में ही आते हैं। ये राजनीति की बात है तो हम राजनीति में खुला कहते हैं, हमें राजनेता नहीं बनना, ना राजनीति में घुसना है। अगर कोई दोस्त हो हमारा और वो कहता है कि मैं राजनीति में गया हूँ, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, तो अच्छा है, कोई देश के भविष्य के लिए तो उसे सपोर्ट करेंगे, बाकी राजनेता नहीं बनेंगे। आपकी जो भाषा है, ऐसे ही भाषा अरविंद केजरीवाल भी बोला करते थे। मुझे ये नहीं पता चलता कि अरविंद केजरीवाल ऐसा था, कौन सा उसके पास ताकत है कि आज हम अरविंद केजरीवाल को याद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी किया, देश के लिए अच्छा किया हो, बुरा को किया हो, दिल्ली के लिए, जो उससे हमें कोई मतलब नहीं है मैडम जी। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे कोई नेता के साथ कंपेयर मत कीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, या फिर कोई समाजवादी पार्टी का हो, या फिर बीजेपी वाला हो, या कांग्रेस वाला हो। मैं अपना जो कार्य करता हूँ, आप बात कीजिए सोशल वर्कर की, आप बात कीजिए देश के विकास की, आप बात कीजिए युवा के विकास की, उसके बारे में मैं खुलकर बात करूंगा। लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि इतने सारे एमपीज का मुझे सपोर्ट है, नीतीश कुमार का सपोर्ट है, चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट है, और तमाम जितने भी कुर्मी नेता हैं उनका सपोर्ट है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप राजनीति की बात नहीं करना चाहते। तो फिर बोलिए ना कि मुझे इन लोग किसी से कुछ नहीं लेना। मैडम जी आज तक, हाँ, मुझे इन लोगों से किसी से कुछ नहीं लेना। मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला उन लोगों का सपोर्ट है, मैं ये कहता हूँ वो हमारे समाज के हैं। आप ये बोलिएगा कि नहीं नहीं, मैं समाज के लिए बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को क्यों विश्वास करेगा? वाह, क्या बात है मैडम जी, पॉलिटिक्स की बात तो इसमें आई है नहीं है ना, मेरी रैली में पॉलिटिक्स की बात ही नहीं आई ना। मैंने ये थोड़ी कहा ना पॉलिटिक्स है वो, मैंने ये कहा कि बिहार के सीएम हमारे समाज के हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम हमारे समाज के हैं, पूरे हिंदुस्तान से 117 एमपी हमारे समाज से है। मैंने ये नहीं कहा हमारे नेता है। आप राज ठाकरे से बड़े इम्प्रेस्ड लगते हैं, सही है क्या? अच्छा, राज ठाकरे जी की भाषा अच्छी लगती है हमें, उनके बोलने की स्टाइल अच्छी लगती है। कोई राज ठाकरे को हम अपना आइडल नहीं मानते, आइडल तो बाला साहब ठाकरे हैं, राज ठाकरे की भाषा अच्छी लगती है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। आप जो हैं गुजरात में बात कर रहे हैं, गुजराती के बजाय हिंदी में बात कर रहे हैं, लोगों से एड्रेस कर रहे हैं, तो आपके एम्बिशंस है, ये तो लोगों को क्लियर है कि आप पैन इंडिया अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गुजरात में सीमित होकर नहीं रहना चाहते। उस दिन जीएमडीसी ग्राउंड के अंदर नेशनल मीडिया था, इसलिए हमने हिंदी वर्ड्स यूज किया, उसमें कोई इश्यू नहीं है मैडम जी। महत्वपूर्ण बात कि हमसे लोग जुड़ कैसे गए, तो जुड़े इसलिए है कि आज तक हमने अभिमान नहीं किया, आज तक हमने कोई पॉलिटिकल बात उनसे नहीं की। हम पहले भी इस समाज से जुड़े हुए, समाज रक्षा में विश्वास रखते हैं। हम पहले भी कह चुके कि समाज की बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, किसानों की रक्षा करनी चाहिए, समाज धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए लोग हमें पहचानते हैं, इसीलिए लोग हमें जानते हैं। और आज हम सही मुद्दों तक के तौर से बाहर आए कि आरक्षण हमारे देश को चाहिए। आरक्षण नहीं होने की वजह से आज किसान आत्महत्या करते हैं, युवा रोजगार बेरोजगार यहाँ पर है। जो एमबीए करता है ना मैडम जी, एमबीए मास्टर डिग्री जिसके पास होती है, वो मास्टर डिग्री वाला आज निकर का सेल्समैन बन जाता है, अंडरवेयर का सेल्समैन बेचारा। जो 92% लाता है एमबीबीएस में और सिविल में एडमिशन उसे नहीं मिलता, पैसे रखने पड़ते हैं। जो किसान के बेटे की शादी के लिए किसान को जमीन को कर्जे पर रखना पड़ता है। लेकिन पटेलों को आरक्षण क्यों? पटेल तो खुद इतने सक्षम हैं, इंडिया में ही छोड़ दीजिए, देश में छोड़ दीजिए, बाहर भी पटेल ही पटेल है। मोटर इंडस्ट्री अगर अमेरिका की हो तो उसे पटेल कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान से बाहर जो भी पटेल है वो अपने दम पर वहां पर मजबूत है, वहां आरक्षण नहीं है मैडम जी। तो यही हिंदुस्तान तो में आरक्षण है, हिंदुस्तान में 5 या 10% पाटीदार पटेल अमीर होने से पूरी कौम या पूरा समुदाय अमीर नहीं होता। यहाँ पर किसान आत्महत्या करते सबसे ज्यादा पटेल है, जो बेरोजगार है सबसे ज्यादा युवा वो पटेल है। जॉब नहीं मिल रही उन्हें गवर्नमेंट के अंदर। एसटी एससी ओबीसी वाले जो हमारे भाई है वो हम लोगों में आ जाते हैं, आज हम रुक जाते हैं। 100 की सीट होती हम 50 रहते हैं। और मैडम जी सच बताए ना, जो ये रोस्टर सिस्टम 28 वाली और 35 साल वाली, उसमें हम फंसे हुए हैं। ये पूरा सिस्टम यहाँ पर टूटा हुआ है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर आरक्षण के मुद्दों पर राजनीति खेली जाती है। यहाँ पर 1985 में भी हुआ था, 1995 में भी हुआ था, 2012 में भी आंदोलन चला, लेकिन अच्छी लीडरशिप नहीं मिली। कुछ
कुछ लोग पॉलिटिशियन बन गए, समाज को गैर मार्ग पर दौरा, और इसी प्रकार ये आंदोलन क्रांतिकारी के मार्ग पर चल रहा है। क्रांति आ गई, युवा क्रांति आगे आई है। युवा क्रांति को आरक्षण क्यों? एक और दूसरी चीज ये बताइए, हार्दिक पटेल गन लेके क्यों चलते हैं साथ में? आज हम पढ़ाई करते तो जॉब नहीं मिलेगी, तो हमें क्या, सिर्फ हमें क्या खेतों में ही रहना है मैडम जी? दूसरी बात मैडम जी, आपने जो गन वाली बात कही ना, तो गन इसलिए हम रखते हैं समाज धर्म के लिए, समाज रक्षा के लिए, हिंदू रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम गन रखते हैं, और इसमें कोई गुनाह नहीं है। गन रखने से हिंदुस्तान की रक्षा अगर कैसे हो समाज जाएगी? धर्म के लिए जहाँ जहाँ पर हिंदुस्तान में गलत हुआ है, कोई रोड पर हमारी माँ बहनों के हाथ पकड़ लेता है, कोई हमारे किसानों को परेशान करता है, कोई हिंदू देश के, भारत देश के विरुद्ध में बातचीत करता है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। आप खुद गोली चलाएंगे क्या? मैडम जी, सिस्टम खोखला है, सिस्टम खोखला है। अगर जो इस कायदा, जो इस देश का रक्षक है, आज वही भक्षक बन गया गुजरात में। कौन सा सिस्टम यहाँ पर है, कौन सा कायदा कानून है इस हिंदुस्तान में? नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई कायदा कानून नहीं है? आप किसको चैलेंज करना चाह रहे हैं? आप देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं? खोखला है। नहीं, सिस्टम खोखला है। ये बोलना बड़ा आसान है कि सिस्टम खोखला है। पहले तो ये बताइए कि आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? और आप बार बार हिंदू की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या आप वीएचपी से इनामर्ड हैं? आप वीएचपी के साथ में हैं, संघ परिवार के साथ में, इसका भी खुलासा कर दीजिए। क्यों कोई आरएसएस में हो, या कोई वीएचपी में हो, या फिर कोई बजरंग दल में हो, वही हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म की बात कर सकता है, हिंदू रक्षा की? क्या हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर सकते? उसमें जाकर हिंदू रक्षा की बात की जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप देश में कौन सी बात कहना चाह रहे हैं? वायलेंस की बात करना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि सब लोग गन उठा लें? मैडम जी, एक सही तौर पर बात बता देते हैं कि इस हिंदुस्तान की भूमि पर मंगल पांडे भी हुए हैं, महात्मा गांधी भी हुए हैं, सरदार पटेल भी हुए हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर भी हुए हैं, और शिवाजी भी हुए हैं। ये तो हार्दिक पटेल का कौन सा रास्ता है? महात्मा गांधी भी हमें बन सकते हैं। नहीं, हार्दिक पटेल कौन सा रास्ता उठाना चाह रहे हैं? उनके हाथ में तो गन दिखता है। पहले गांधी जी का और सरदार जी का, जरूरत पड़ने पर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी। हम मैडम जी, आज तक ये पटेल समाज हो या कोई भी समुदाय हो, इस हिंदू राष्ट्र में और हिंदू धर्म में कभी कोई सामने से वार नहीं करता, कभी कोई अन्याय की राह पर नहीं चलता, हर वक्त न्याय की ही बात करता है। लेकिन जब अन्याय की बात आती है, जब कोई परेशान करता है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। अच्छा, वो ये सही है, वो भी हमने सब पटेल लोगों समाज ने हमेशा, स्कूल से हम सीखे हैं। पटेल समाज ने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया। क्या आप पटेल समाज को ये बताने की कोशिश कर आगे रहे भी हैं करेंगे कि पटेल समाज बीजेपी को वोट न दे? नहीं, अभी भी करेंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के अभी चीफ मिनिस्टर होते, तो क्या हार्दिक पटेल का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता? हाँ बिल्कुल, तभी भी खड़ा होता। आप नरेंद्र मोदी को भी आनंदीबेन पटेल की तरह ही चुनौती देते। किसी के साथ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो इस मांग को स्वीकार लेते। ये आप कैसे कह रहे हैं और किस बेसिस पे कह रहे हैं? श्री नरेंद्र भाई यहाँ पर 15 साल रह चुके हैं, वो जानते हैं कि कौन सी मूवमेंट यहाँ पर चलती है, कि समाज को क्या ज़रूरत है, और उन्होंने सब लोगों को सपोर्ट किया है, तो वो भी शायद हमें सपोर्ट कर सकते थे। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि आनंदीबेन पटेल आपकी बात नहीं समझ रही हैं? बहुत जल्दी समझेंगे, बहुत जल्दी, वक्त आने पर समझ जाएंगे। कब वक्त आ जाएगा, और कौन सा वक्त आ जाएगा जब आनंदी बहन समझ जाएंगी? वक्त आने तो बहुत जल्द, हमारी मांगे बहुत जल्दी स्वीकार लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट भी स्वीकार लेगी। आप इतने डंके की चोट पे कैसे कह रहे हैं? क्या आपकी कोई बात चल रही है, पीछे में कोई डील हो रही है, क्या हो रहा है? डील तो नहीं हो रही, लेकिन मजबूत आंदोलन है ना, संगठन शक्ति। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके आंदोलन से डर के मान लेंगे? ऐसा भी समझ सकते हो आप। आपने नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की? नहीं, नरेंद्र भाई से अभी बात करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन बहुत जल्दी करेंगे।
आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि आपके आंदोलन को मान लिया जाएगा, आपकी बात को मान लिया जाएगा? अगर आपकी बात को मान लिया जाएगा तो आप अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? बिल्कुल, वहीं पर स्टॉप। उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई एमएलए और एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी बातों से तो लगता ऐसा है कि आपके राजनीतिक एम्बिशंस बहुत हैं, आप भले उनको छुपा रहे हो अभी। हम में बहन मैडम जी, जो राजनीतिक वाली बात है उसके गुण ही नहीं हम में। तो कौन से गुण हैं आप में? हमें तो समाज रक्षा के गुण है। अच्छा, आपके आंदोलन को पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसा कहाँ से आता है? हाँ बिल्कुल। कहाँ से आ रहा है? हर एक व्यक्ति 10-10 रुपये, हर एक व्यक्ति 10 रुपये 5 रुपये हमें देते हैं सभा में, और उसी से पूरा आंदोलन चला है। हार्दिक, एक बात बताइए, आंदोलन है, आंदोलन में बहुत सा आप उसके फेस हैं, लेकिन और भी नेता लोग आए होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि आपके आंदोलन में फूट पड़ने लगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब साथ में ही है। और फूट की जो कोई भी आंदोलन है, सारी इतिहास गवाह है कि आंदोलन को तोड़ने के लिए जो साथी लोग होते हैं उनसे दूर किया जाता है, लेकिन हम में कोई फूट नहीं, हम तो सब भाई है। और मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं समाज रक्षा में मानता हूँ, संगठन शक्ति में मानता हूँ, तो मैं किसी से फूट तो करूँगा नहीं, सबको साथ ही रखूँगा। गुजरात सरकार ने जो उस दिन कार्रवाई हुई, उसके बाद डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है कि शांति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, तो क्या आपको इन लोगों की अपील वगैरह से आप इम्प्रेस्ड हैं? आपको लगता है कि आपको इनकी बात, प्रधानमंत्री की अपील की बात मान करके अपने आंदोलन को थोड़ा विड्रॉ करना चाहिए? तो प्रधानमंत्री जी की बात तो सही है, देश के प्रधानमंत्री, उनकी बात तो मानी होगी लोगों ने, लेकिन हमने सबको बोल दिया था कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए इस गुजरात में। और इस गुजरात चाहे हिंसा कोई भी करेगा, बदनाम तो अपना गुजरात ही होगा। और सब लोग मान भी गए थे, लेकिन पुलिस ने पूरी हरकत की, पुलिस ने सब कुछ किया है मैडम जी। मीडिया की कारें तोड़ दी थी, मीडिया वालों को भी मारा था इन पुलिस वालों ने। अच्छा, ये बताइए कि क्या हार्दिक पटेल गुजरात सरकार से डरे हुए हैं, आईबी से डरे हुए हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि आपके साथ कुछ हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है? एक ही बार मरना है ना, हम में से भी खून निकलता है, किसी और में से भी खून ही निकलता है। नहीं, मैंने आपसे बात ये पूछी कि क्या आप डरे हुए हैं, क्या आपको डर लग रहा है कि प्रशासन और तंत्र जो है वो आपके पीछे पड़ सकता है? कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए। आप वो चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम गलत थोड़े ही ना है। हार्दिक पटेल, न्यूज़ 24 में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी। तो ये थे न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में हार्दिक पटेल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।